तो गाइस आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया 39 काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। तो भाई हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से रिपोर्ट आती है कि जो रेसलमेनिया 39 है भाई उसकी जो स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू है वो अभी तक भाई 43% हायर है जितनी कि उसके लास्ट ईयर थी। मतलब रेसलमेनिया 38 में भाई जितनी थी अब ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। और भाई स्पॉन्सरशिप से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता है किसी भी मतलब कंपनी को भाई, मतलब आपका अपना फ़ायदा भी होता है और भाई उसके अलावा आपको पैसे भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और भाई स्पॉन्सरशिप की भी हम बात कर रहे हैं तो भाई जिस तरह से हमने माउंटेन ड्यू का जो मैच देखा था ये रॉयल रंबल में भाई पिच ब्लैक मैच, इस तरह के भाई जो मैचेस है ये हमें रेसलमेनिया 39 में भी एक आधा मैच भाई इस तरह का जो है हमें देखने को मिलेगा जो कि भाई किसी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया होगा। तो इससे भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर WWE को फ़ायदा होता है और ये चीज़ हमें आगे भी जो है वो दिखाई देती रहेगी। अगली स्टोरी की तरफ फिलहाल हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई ये काफ़ी अच्छी जो है वो न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि शॉन माइकल्स भाई रिसेंटली एक इंटरव्यू में आए हुए थे जहाँ पर भाई उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई जो विंस मैकमैन है उसका कोई भी लेना देना नहीं है फिलहाल जो कुछ भी क्रिएटिव के अंदर चल रहा है। मतलब ना तो वो मेन रोस्टर के ऊपर जो है उसका कोई ध्यान है और ना ही मतलब उसका NXT के अंदर है। मतलब उसके बाद वो दोनों यहाँ पर कहा शॉन माइकल बिलीव्स विंस हैज बिगर फिश टू फ्राई एंड ही रियली डजंट आस्क अबाउट हिम। मतलब उसके पास भाई और भी बहुत सारे मसले हैं जिनमें वो फंसा हुआ है। तो भाई फिलहाल वो कुछ भी यहाँ पर उसका रोल नहीं है WWE में। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है फैंस के लिए क्योंकि भाई फैन यहाँ पर ज़रा भी नहीं चाहते कि विंस मैकमैन भाई कभी भी वापस आए। तो फिलहाल भाई कुछ देर के लिए तो हम खुश हो सकते हैं कि जो विंस मैकमैन है उसका भाई यहाँ पर क्रिएटिव टीम में कोई भी जो है वो मतलब के लेना देना नहीं है। तो भाई ये काफ़ी एक जो है वो अच्छी चीज़ थी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई इस साल की जो रॉयल रंबल मैच था भाई वो हमें तो किसी को मतलब काफ़ी ज़्यादा फैंस को भाई पसंद नहीं आया प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से। और भाई जो प्राइस फैक्टर था वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम था। तो यहाँ पर जो डच मेंटल है भाई उनका कुछ अपोजिट ही ख्याल है। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई आसान चीज़ नहीं होती कि आपको ये 30 बंदे हैं भाई इन 30 बंदों को किस तरह से आपने इनको जो है मतलब अरेंज करना है और किस तरह से भाई इनकी बुकिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो ये एक मास्टरपीस था। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि भाई लोगों को वैसे भी कुछ याद तो रहता नहीं है, सिर्फ वही याद रहता है कि भाई लास्ट के 5-6 बंदे कौन थे क्योंकि बाकी सारा जो मैच होता है भाई वो तो पहले ही चला गया होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मतलब जब सारे रोस्टर जो है वो चले जाते हैं तभी फैंस का जो है वो इंटरेस्ट आने लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि ये मास्टरपीस था। तो भाई मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ, बात उनकी ठीक है भाई कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती इसको करना, लेकिन भाई फैंस की भी तो ख्याल रखना चाहिए। फैंस भाई इतने ही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे कि पता नहीं कौन कौन यहाँ पर जो है वो रिटर्न कर जाएगा, लेकिन भाई उनमें से एक भी बंदे ने जो है वो रिटर्न नहीं किया। तो फैंस भाई अपनी जगह सही हैं और बाकी जो लेजेंड्स हैं जो कि हमसे ज़्यादा WWE को और प्रो रेसलिंग को जानते हैं भाई वो यहाँ पर जो है अपने ख्याल से बताते हैं। तो बहरहाल इसके बारे में आपका कोई रिएक्शन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सरप्राइजिंगली एक ब्लड मैंबर ने जो केविन ओवेंस है भाई उनको सॉरी बोला है। और वो ब्लड लाइन का बंदा कौन है, वो है दोस्तों यहाँ पर जिमी ऊसो एंड जे ऊसो के फादर रिकीशी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का एक्स्ट्रा धमाल शो है भाई यहाँ पर जो हमारे रिकीशी हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई केविन ओवेंस को मैं जो है वो सॉरी बोलना चाहूँगा कि भाई केविन ओवेंस ने अपना जो है काम भाई वो कर लिया था। मतलब वो मैच को जो है वो ख़त्म कर चुका था, वो हार चुका था और जो रोमन रेंज है भाई उसने उसको क्लीन हराया था। लेकिन भाई फिर भी वो रोमन रेंज है वो उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता था। उसके अलावा उन्होंने भाई जे ऊसो की यहाँ पर तारीफ़ की कि भाई उसके दिल में अभी भी भाई एक सॉफ्ट हिस्सा था सैमी ज़ेन के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर फिर इस बात को कवर करने के लिए भाई उन्होंने ज़रूर कहा कि भाई मैं सब बंदों को जानता हूँ, सोलो सिकोवा रोमन रेंज को भाई वो जिस तरह के दिखते हैं वो उस तरह के भाई आउटसाइड द रिंग नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई वो इन रिंग चाहे जिस तरह मर्जी उन्होंने केविन ओवेंस के साथ भाई हरकत की हो, उसको मारा पीटा हो, लेकिन भाई अंदर से वो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम दिल के हैं। लेकिन भाई उनका यहाँ पर सॉरी बोलना ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि भाई वो कोई बड़े मतलब कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है बल्कि जिमी और जे ऊसो के फादर हैं। तो भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई बुकर टी ने रिसेंटली सैमी ज़ेन के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें कही, मतलब थोड़ी सी ये पुरानी है। तो यहाँ पर उन्होंने तब जो है ब्लड लाइन के साथ है भाई ये तब किया है। तो उन्होंने तो यहाँ पर कह दिया कि भाई सैमी ज़ेन की जो परफॉर्मेंस है भाई उसको ऑस्कर मिलना चाहिए। वो जो कुछ यहाँ पर ब्लड लाइन को कर रहा है भाई ये सारी चीज़ें इस तरह के मतलब किसी मरी हुई स्टोरी लाइन को भाई जैसे जगा देता है ना बंदा, उस तरह से भाई जो सैमी ज़ेन है उसकी जो है वो परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर भाई कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सैमी ज़ेन मानते हैं कि भाई मैं फेस ऑफ द कंपनी कभी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर भाई जो बुकर टी है उन्होंने कहा कि सैमी ज़ेन को काफ़ी लोग ये भी समझने लगे हैं कि भाई वो द फेस ऑफ WWE है।
मतलब उसने इतना यहाँ पर भाई फ़ायदा मतलब दिलाया है WWE को। और ये जो स्टोरी लाइन है भाई इसको कि अब फैंस इसको हर हफ्ते जो है वो ट्यून इन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको फेस ऑफ WWE भी मानते हैं, जो कि भाई मैंने भी कल कहा था कि सिर्फ फिजिक से कुछ नहीं होता, आपकी स्टोरी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और वही चीज़ हमें सैमी ज़ेन ने करके भी दिखाई है। तो आपका इसके बारे में भी अगर कोई रिएक्शन है और आप क्या बुकर टी से एग्री करते हैं, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई बियांका बेलेयर जो कि करंटली हमारी रॉ वुमेन चैंपियन है, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर तो रेसलमेनिया 39 तक वो चैंपियन रहती हैं तो भाई वो सबसे पहली ऐसी ब्लैक चैंपियन होंगी जो कि भाई इतने दिनों तक जो है वो चैंपियन रही होगी। लास्ट भाई ये रिकॉर्ड MVP के पास है जो कि 343 डेज है। तो मतलब रेसलमेनिया 39 में जो बियांका बेलेयर भाई वो इसको सरपास कर देंगी। तो भाई इसके ऊपर MVP का रिएक्शन भी आता है, उन्होंने लिखा है आई होप शी स्मैशेस इट एंड रेन्स लाइक रेन्स। मतलब उन्होंने तो यहाँ पर भाई उनको कह दिया कि भाई तुम भी जो है वो रोमन रेन्स की तरह भाई रेन अपना ये जो है वो कंटिन्यू रखो। तो भाई इतना लंबा तो काफ़ी मुश्किल है कि किसी का भी रेन भाई इस मॉडर्न जो है वो टाइम में जाए, लेकिन भाई वो यहाँ पर होप कर रही हैं कि भाई यहाँ पर ये जो रेन है भाई ये इतना लंबा चले। तो देखते हैं कि बहरहाल भाई कितना लंबा ये रेन चलता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई टॉम फिलिप्स जिसको आपने पहले भाई देखा होगा WWE में, वो एज अ कमेंटेटर भी थे, बैक स्टेज पर भी इंटरव्यूज़ वगैरह लेते थे। तो यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली उन्होंने बताया कि भाई एक दफ़ा एक शूट चल रहा था हमारा और भाई वहाँ पर कैमरा वगैरह भी सारा कुछ ऑन था और मैंने भाई यहाँ पर जो सिजारो हैं उनको गलती से उनके असली नाम से जो है वो बुला लिया, क्लोडियो कह के, और कहते हैं फ़ौरन ही भाई वो जो है वो उसने भाई नीचे से जो है वो नीचे मुँह कर लिया और भाई उसने मुझे कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद कहते हैं कि मेरे भाई पसीने आ गए और भाई मेरा रंग फुल लाल हो गया था कि भाई ये मैंने जो है वो क्या कर दिया। और जैसे ही उनको लगा कि कैमरा बंद होगा तो भाई मुझे एक आवाज़ आएगी दैट यू आर फायर्ड, क्योंकि भाई विंस मैकमैन की WWE में तो इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए भी आपको फायर कर दिया जाता था। तो ये काफ़ी एक मुझे जो है वो फनी इंसिडेंट लगा और इससे पता लगता है कि भाई विंस मैकमैन की जो साइकी थी दिमाग की वो कितनी अजीब सी थी, जिसकी वजह से भाई फैंस उनको हेट करते हैं। तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्या कोडी रोड्स रोमन रेंज के लिए रेडी हैं, उनको हराने के लिए रेडी हैं? तो दोस्तों टेडी लॉन्ग ने रिसेंटली इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि भाई मुझे अभी भी डाउट है कि कोडी जो है वो 100% रेडी है रोमन रेंज के लिए। उन्होंने कहा कि भाई उसको इस चीज़ के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ टाइम है रेसलमेनिया होने में। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि उसको भाई काफ़ी ज़्यादा इन रिंग के अंदर मतलब काम करना पड़ेगा, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैचेस जो है वो लड़ने पड़ेंगे, तभी जाके भाई वो हेड ऑफ द टेबल के सामने भाई उतर सकता है। और शायद इसीलिए हमने देखा कि भाई उन्होंने अपने रिटर्न के आते साथ ही भाई मंडे नाइट रॉ पर भी जो है उन्होंने कम्पीट किया फिन बैलर के साथ। तो भाई कोडी रोड्स भी अपने आप को भाई अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं रोमन रेंज के साथ मैच लड़ने के लिए। तो देखते हैं कि बहरहाल इनका मैच का जो है वो क्या बनता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अब हम ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी ने रिसेंटली बस्टेड ओपन रेडियो के ऊपर क्या कहा, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे मतलब जो फैंस है भाई उन्होंने तुम्हें मतलब क्यों पसंद करना जो है मतलब क्यों नहीं तुम्हें वो पसंद करते। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक भाई वो मेन चीज़ थी जो कि भाई कंट्रोवर्सी का जो है वो मतलब टाइम था, मतलब जो उनका सारा कुछ भाई शुरू हुआ वो यहाँ पर मतलब मनी इन द बैंक से हुआ। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि भाई उस मनी इन द बैंक में जब आपको भाई वो मिल जाता है तो उसके साथ भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। और उसके अलावा भाई उन्होंने कहा कि भाई रोमन रेंज के खिलाफ मैं उतरने के लिए ज़रा भी रेडी नहीं था, मतलब कोई भी यहाँ सोच भी नहीं सकता कि मैं जो है वो रोमन रेंज को जो है वो हरा सकता हूँ। तो भाई वो मेरे ऊपर एक बोझ टाइप का ही था मनी इन द बैंक के, मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकता था। और दूसरी बात भाई वो जिस तरह से जीते भी थे उस मनी इन द बैंक को एकदम से भाई उन्होंने मैच में एंट्री मारी थी, तो इस वजह से भाई उनको ऐसा लगता है कि भाई मनी इन द बैंक वो चीज़ थी जिसकी वजह से भाई फैंस को जो है उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या अगर इंटरेस्ट था भी तो भाई उनको ओवर गाय समझकर जो फैंस है भाई उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई कोडी रोड ने इंपल्सिव पॉडकास्ट में ये रिवील किया कि भाई स्टारडस्ट वो रीजन थी जिसकी वजह से भाई मैंने WWE को छोड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई पूरी स्टोरी ये थी कि भाई मैं जब 19 साल का था तो तब से भाई WWE ने मुझे जो है वो हायर किया था, मतलब उन्होंने कहा कि मैं एक लेगेसी हायर था, मतलब मेरी लेगेसी की वजह से भाई मुझे यहाँ पर हायर किया गया था क्योंकि भाई उनको पता था कि मैं डस्टी का जो है वो सन हूँ और इसकी वजह से भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो डोर्स थे वो ओपन थे। और उन्होंने यहाँ पर कहा लेकिन भाई ये एक जो है वो चीज़ होती है कि भाई जब आप मतलब सेकंड या थर्ड जनरेशन होते हैं और आपके लिए डोर्स तो ओपन होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर आप स्पेशल ट्रीटमेंट भी अपने साथ जो है वो डिज़र्व करते हो, मतलब आप यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रहे होते हो और भाई जो सामने वाला होता है वो भी आपसे कुछ इसी तरह की डिमांड कर रहा होता है कि भाई ये तो भाई हमारा बंदा है, ये तो सेकंड जनरेशन का है या थर्ड जनरेशन का है, तो भाई इसको हम जो भी कहेंगे भाई ये वहाँ पर करेगा कि मेरी लेगेसी की भाई ये बात है, मेरे बाप दादा ने यहाँ पर नाम कमाया है, तो भाई अगर मैं यहाँ पर इनकी बात नहीं मानूंगा तो भाई इससे उनकी इमेज पे भाई यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई इस वजह से भाई उनको भाई यहाँ पर मेरे साथ भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी
कि भाई मैं उनकी हर जो है वो बात को मानूंगा, लेकिन भाई वो यहाँ पर इन सारी एक्सपेक्टेशंस के लिए रेडी नहीं थे। मतलब वो कहते हैं कि भाई वो यहाँ चाहते थे कि मैं एक स्लो लर्नर के तौर पर जो है वो काम करूँ, कि भाई आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए चीज़ें जो है वो ओपन होती जाए, आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे जो है वो मिलती जाए। तो यहाँ पर भाई वो ये चीज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई वो अपने अंदर जो पोटेंशियल है भाई उसको जानते थे, और इस वजह से भाई उन्होंने यहाँ पर WWE से खुद जो है वो रिलीज़ की डिमांड की, और उनको जो है वो इवेंचुअली वो रिलीज़ मिल भी गया। तो भाई आज अगर हम कोडी रोड्स को यहाँ पर देख रहे हैं तो उसके अंदर दोस्तों कोडी रोड्स का अपना हाथ भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भाई अगर वो 2016 में वो स्टेप ना लेते और WWE को छोड़ के ना जाते तो भाई आज हमें ये कोडी रोड्स देखने को ना मिलते। तो आपका इनकी पूरी स्टोरी के ऊपर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।